गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। और इस पूरे वीकेंड पर भी जो निगाहें थी वो कराची की तरफ थीं, चूंकि कराची वाले बड़े परेशान हैं। एक नए तूफान का खतरा जो मंडला रहा है, आज हम प्रोग्राम में सबसे पहले उसकी बात करते हैं। बाइपर जॉय का जिक्र कर रहे हैं, चूंकि कहा यह जा रहा है 14 जून तक पहुंच सकता है कराची, यानी हमारी साहिली पट्टी। और कहा यह भी जा रहा है 12 फीट ऊंची लहरें टकरा सकती हैं। अभी जो खतरा सिर्फ कराची तक नहीं है, हैदराबाद, टंडोलाया, ठट्टा, मीरपुर खास, यहां पर कहा जा रहा है बारिशें और आंधी इसकी पेशगोई है। ये तूफान इस वक्त कराची से 840 और ठट्टा से 750 किलोमीटर दूर है। तूफानी सिस्टम, इसका जो मरकज़ है वहाँ पर हवाओं की रफ्तार 195 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। हालात क्या बता रहे हैं, चूँकि ज़ाहिर है हर घंटे में चीज़ें ज़्यादा बेहतर तौर पर सामने आती हैं कि अब किस तरफ को रुख है इसका। चूँकि जब 2-3 रोज़ पहले इस पर बात की सबीन, तो कहा यह गया कि हो सकता है रास्ता बदल ले, हो सकता है थोड़ा कमज़ोर हो जाए, लेकिन इसका रास्ता इस तरफ है। और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियानी हिस्से में टकराने का जो खतरा है, उसकी वजह से पूरी साहिली पट्टी मुतासर हो सकती है। तो आज हम इसी पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इसके साथ साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची सरदार सरफराज साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। इससे पहले कि मैं अपने नुमाइंदे की तरफ जाऊँ, सरदार सरफराज साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो हालात हैं इस वक्त कराची में, क्या रिकॉर्ड रीडिंग्स आपके पास हैं, क्या हालात आपके पास हैं? जी देखिए, अभी तो खैर सुकून है कराची में भी और बाकी जगहों में भी, क्योंकि साइक्लोन अभी भी 600 किलोमीटर जनूब में मौजूद है कराची के, और ठट्ठा से 580 किलोमीटर उसका फासला है। तो अभी तो खासा दूर है, और इम्कान ये है कि 15 जून की दोपहर में किसी वक्त जो ठट्ठा की साहिली पट्टी है उसके और इंडियन गुजरात के दरमियान से किसी जगह से गुजरेगा। तो जाहिर है कि ज़्यादा मुतासर होने वाले डिस्ट्रिक्ट्स हमारे ठट्ठा, सुजावल, बदीन और साथ में मीरपुर खास, उमरकोट, अथर पारकर, ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जनूब मशरक़ी सिंध के, वहाँ पर शदीद बारिशें, शदीद आंधी, और जो साहिली पट्टी है उस पर जाहिर है कि लहरों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होगी। जो आपने 8 से 12 फीट का जिक्र किया, वो ठट्ठा में उसका इम्कान है। ठट्ठा की जो साहिली पट्टी है वहाँ पर इतनी ऊंची लहरें उठ सकती हैं। कराची में भी बारिशें मुतवक्के हैं, जाहिर है आंधी भी चल सकती है। 14, 15, 16 3 दिन जो हैं एटलीस्ट, उन तीनों दिनों में तेज़ आंधी और तेज़ बारिश मुतवक्के है। कराची में भी, हैदराबाद में भी, दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट हैं इन सभी तरफ से दोबारा भी आते हैं। सर प्लीज़ साथ रहिएगा, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ भी साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस वक्त हालात जान लेते हैं। आरिफ, आप साहिल समंदर पर मौजूद हैं, जो इंतज़ामिया वो कितनी मुतहर्रिक है? जो कहा जा रहा था कि जो बिल बोर्ड्स हैं वो हटाए जाएंगे, जो दरख्त ऐसे हैं जो गिर सकते हैं, जो खतरा बन सकते हैं, उनको भी काटा जाएगा। तो इस वक्त कराची में हालात क्या हैं, इंतज़ामिया कितनी मुतहर्रिक, और आपने क्या देखा वहाँ पर दफ़ा 44 के नफाज के बाद? क्या कराची वालों ने इसको संजीदा लिया है, साहिल समंदर की तरफ पहुँचे तो नहीं? जी देखिए, समंदरी तूफ़ान के अलर्ट के बाद इंतज़ामिया की जानिब से नोटिफिकेशन मुख्तलिफ़ इदारों की जानिब से जारी किए गए थे, जिनमें इंतज़ामिया की जानिब से शहर भर के तमाम अज़ला में जो बिल बोर्ड्स लगे हुए, जिनमें कंटोनमेंट बोर्ड के एरियाज़ भी शामिल है, उन्हें नोटिस किया गया था कि तमाम बिल बोर्ड जो है वो फ़ौरी तौर पर जो है वो उतार दिए जाए, क्योंकि ख़दशा महकमा मौसमियात की जानिब से ये किया जा रहा है कि इससे तूफ़ान के बाइस जो है वो शहर में तेज़ गर्द आलूद हवाएँ चलने का जो है वो इम्कान है, जिसकी वजह से ये जो मुख्तलिफ मकामात पर बिल बोर्ड्स लगे हुए, इनसे कोई बड़ा हादसा जो है वो रोनुमा हो सकता है। इसके अलावा कराची के साहिल समंदर पर जो है वो दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर दी गई है, जिसके बाद शहर से आने वाले साहिल पर तमाम रास्तों पर जो है वो पुलिस और DHA की सिक्योरिटी की नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है। उसके बावजूद यहाँ पर शहरियों के आने का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो है वो चंद शहरी जो है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ और अपने दोस्तों के साथ जो है वो इस मौसम को एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो मामूल का रश कराची के साहिल पर होता है वो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की जानिब से पिकेट्स लगाकर इस रास्ते को जो है वो बंद किया गया है। इसके अलावा KPT की जानिब से भी अलर्ट जारी किया गया था कि समंदर में जो माहीगीर है उन्हें जाने से रोका गया था, कि खुले समंदर में किसी भी सूरत जाने पर उनको मना किया गया है। और उसके अलावा साहिल समंदर जो कराची के जिन मकामात पर साहिल टच होता है, उन तमाम मकामात पर पुलिस की जानिब से और इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों को आने से रोकने की कोशिश जो है वो की जा रही है, जिसमें तकरीबन पुलिस जो है वो कामयाब भी नज़र आ रही है।
बिल्कुल आरिफ, आपने बताया कि जिस तरह इंतजामिया भी कोशिश कर रही है कि ना जाने दिया जाए वहाँ पर, लेकिन वहीं पर लोगों को भी इस चीज़ का ख्याल जरूर रखना है, क्योंकि माहीगिरों की जिस तरह आप बात करें, कल भी एक वीडियो मंजर आम पर आई जहाँ पर वाकई वो कश्ती लड़खड़ा रही थी समंदर में, के उस बावजूद जो है वो मछलियाँ एग्जैक्टली, और वहाँ पर लोग बाज नहीं आ रहे थे जाने से, तो अपनी जान की हिफाजत फर्ज है। ठीक है, उस आरिफ हमारे साथ रहे हैं। सरदार सरफराज साहब, आपसे पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान में इस नोयत का समुद्री तूफान इससे पहले भी क्या आ चुका है? जी बिल्कुल आ चुका है, बहुत पहले की बात है, कोई 22 साल। जी 1999 में एक साइक्लोन आया था, तो इत्तेफाक से इसी रूट से गुजरा था, बल्कि उसने ज़्यादा हमारे एरिया के ऊपर एक तरह से हिट किया था। यही ठट्ठा और बदीन का जो साहिली इलाका है, इसी एरिया को हिट हुआ था और काफ़ी डैमेजेस हुए थे उससे, और वो भी बड़ा पावरफुल साइक्लोन था, तकरीबन इसी शिद्दत का था, या इससे भी कुछ ज़्यादा शिद्दत थी उसकी हवाओं के हवाले से अगर बात करें तो। और सरदार साहब, अब जब आप लोग इसको ज़रा रीड कर रहे हैं कि जिस तरह जो स्पीड है इसकी, जब वो टकराएगा, जिस जगह से उसने टकराना है, ज़रा वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियानी हिस्से को कहा जा रहा है, होगा क्या? जो लहरें कहते हैं कि 12 फीट ऊंची लहरें टकराएंगी, मैं जरूर चाहूँगा ज़रा पिक्चर क्लियर कीजिएगा कि क्या होगा, क्या एंटिसिपेट किया जा रहा है, ताकि लोग उसके हिसाब से प्लानिंग अपने तौर पर भी करें। देखिए, इसके 3 या 4 बड़े असरात होते हैं साइक्लोन जिस एरिया को भी टकराता है ना। सबसे पहले तो बहुत सिक्वाली विंड्स चलती हैं, बहुत तेज़ आंधी, यानी वो उसकी शिद्दत पे डिपेंड करता है। ज़ाहिर है जो इस वक्त इसकी मौजूदा शिद्दत है, ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी है इसकी। जी, तो इसका मतलब ये है कि उसके सेंटर के आसपास 180 से किलोमीटर से 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही होंगी, लेकिन जब साहिल के करीब आएगा तो इसकी शिद्दत में कमी होगी, लेकिन फिर भी एक्सपेक्ट हम ये कर रहे हैं कि वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो इसका मतलब ये है कि 100 से 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं उस एरिया के इर्द गिर्द उस वक्त चलेंगी। तो ज़ाहिर है ये शदीद आंधी होती है, और दूसरा ये कि बड़ी तेज़ बारिश होती है। ज़ाहिर है मुसलसल एक बहुत बड़ा क्लाउड मास होता है, आपके एरिया को स्वीप करता हुआ निकलता है, तो उसको 3 से 4 दिन लग जाते हैं डिसिपेट होने में। तो इस दौरान में बारिश मुसलसल होती रहती हैं। तो ये जो 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठट्ठा, सुजावल, बदीन, मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकर, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में बड़ी शदीद बारिशें मुतवक्के हैं, शदीद आंधी ज़ाहिर है उसका इम्कान है। और तीसरा ये कि जो साहिली पट्टी होती है उस पर स्टॉर्म सर्ज जो होता है ना, जब साइक्लोन स्ट्राइक करता है किसी एरिया को, तो पानी की लहर बहुत ऊंची उठती है। और वो लहर अगर एक ऑलरेडी जो उसकी एस्ट्रोनॉमिकल टाइड होती है आपकी नेचुरल, उससे अगर उस हाई टाइड से मिल जाए, अगर कॉन्साइड कर जाए, तो डबल इफेक्ट हो जाता है उसका। तो एक्सपेक्टेड ये है कि 3 मीटर के आसपास लहर की ऊंचाई हो सकती है, यानी कोई 8 से 10-12 फीट ऊंची लहर हो सकती है। तो जो लबे समंदर आबादियाँ होती हैं, खासकर फिशरमैन की ज़्यादातर होती हैं, या कोई सेटलमेंट्स और भी हो सकती हैं, तो उनके ज़ेरे आब होने का खदशा होता है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा आरिफ, आपकी तरफ आऊंगी। आरिफ जरा बताइएगा, कहा जा रहा है इंतजामिया की तरफ से भी कि हंगामी इकदाम किए जा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा था कि बहुत सारे लोगों को मुंतकिल कर दिया गया है और कुछ को अभी किया जा रहा है महफूज मकामात पर। तो क्या इंतजामात हैं, थोड़ा इससे हमें आगाह कीजिएगा। जी देखिए, कराची की जो साहिली पट्टी है जिसमें क्लिफ्टन और हॉक्स बे वाली साइट है, यहाँ पर पुलिस की जानिब से जिस तरह से दफ़ा 144 के बाद पैकेट लगाकर जो है वो शहरियों को आने से मना किया जा रहा है, लेकिन ये हमने देखा कि शहरी जो है वो इस हवाले से संजीदा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि साहिलों पर जिस तरह से नौजवान लड़के मोटरसाइकिलों पर जो निकल जाते थे, वो अब भी यहाँ पर चंद शहरी जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को साहिली पट्टी से जो है वो दूर रखा जाए। जिस तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 100 किलोमीटर से ज़ायद की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और गर्द-आलूद हवाएं होंगी, और शहर में जिन मकामात पर बिलबोर्ड्स कमज़ोर बिलबोर्ड जो है वो लगाए गए, वो गिरने का खदशा जो है वो ज़्यादा है, जिस हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से तमाम बिलबोर्ड्स को हटाने के अहकाम जारी किए गए। इससे सिर्फ अहकाम ही जारी हुए हैं या बिलबोर्ड हटाए जा भी रहे हैं आरिफ? देखिए जी, सुबह से ही हम जिन इलाकों का हमने विज़िट किया, वहाँ पर अब तक जो है वो हमने बिलबोर्ड्स हटाने का काम शुरू होते हुए नहीं देखा। तमाम मकामात पर बिलबोर्ड्स लगे। यानी आरिफ, सवाए इसके कि पुलिस कोशिश कर रही है कि शहरी साहिल पर ना जाए, उसके अलावा आपने कुछ नहीं देखा इंतजामात की मद में?
जी बिल्कुल, बिल बोर्ड हटाने का काम ताहाल शुरू नहीं किया गया है। सिर्फ साहिल पर आने से शहरियों को जो है वो रोका जा रहा है। जिस तरह से सरदार सरफराज साहब ने बताया कि 100 किलोमीटर से ज़ायद की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इस वक्त जो है वो शहर में 15 से 20 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है, जिससे हवा को जो है महसूस कर सकते हैं। समंदर की हवाएं जो है वो काफ़ी तेज़ होती है। अब 100 किलोमीटर आरिफ, एक बात और भी हम जानना चाहते हैं, अब जरा साथ रहेगा। मैं सरदार साहब से कॉमेंट ले लूँ पहले। सरदार साहब, जो हवाओं की हम बात कर रहे हैं और जो बारिश का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या हम ये सही समझ रहे हैं कि जो मीरपुर खास, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर की आपने बात की, कराची में भी वैसे ही बारिशें होंगी? जब हम कराची में बारिशों की बात करते हैं तो मैं 28 अगस्त नहीं भूलता, हमें उसकी बारिशें नहीं भूलती। तो ऐसे में अर्बन फ्लडिंग, वो चाहे कराची हो या दीगर शहर हो, ऐसा खदशा है? देखिए, कराची में भी हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि जनरली तो मॉडरेट बारिश है बेशतर जगहों पे, लेकिन किसी किसी जगह पे हैवी फॉल भी हो सकता है। इसलिए कि सिस्टम, जो ये साइक्लोन है जिसको हम सिस्टम भी कहते हैं, तो उसका फैलाव खासा बड़ा है। तो ज़ाहिर है हवाओं की पूरी अपनी एक वो है, सिस्टम है, एक सर्कुलेशन है। तो कराची के अगर जनूब से भी निकलता है तो उसका काफ़ी सारा असर कराची पे भी आएगा। तो यहाँ भी आप हैवी रेनफॉल को रूल आउट नहीं कर सकते, हो सकती है, और नशेबी इलाकों में पानी जमा हो सकता है, इसका इम्कान है। ठीक है सरदार साहब बिल्कुल ठीक हो गया। एक इसी पर मैं आरिफ से भी कमेंट ले लूँ। आरिफ, चूंकि बात बारिशों की भी हो रही है, तो ऐसे में कराची से मुताल्लिक आपके पास क्या अपडेट है कि नालों की सफाई, क्या जो भी बरसाती नाले होते हैं जिससे नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ जाते हैं, उस पर कुछ काम हो रहा है? देखिए, जो नशेबी इलाके वो हर बारिशों में जो उनके डूबने का खदशा होता है वो हमेशा से रहता है। लेकिन कराची में एक चीज़ और भी है, जिस तरह से नॉर्थ नाजिमाबाद और क्लिफ्टन के साहिली इलाके जहाँ पर तरक्याती काम हो रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा खदशा है कि वहाँ पर नुकसान पहुँच सकता है, क्योंकि काफ़ी मकामात पर खुदाई की गई है और वहाँ पर तरक्याती काम जो है वो जारी है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से जब से ये अलर्ट जारी किया गया है, किसी मकाम पर कोई सक्शन पंप जो है वो मौजूद नज़र नहीं आया। जिस तरह से बारिशों के दौरान होता था कि महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी किया जाता था, तो उससे कबल ही तमाम सक्शन पंप जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर, जिन मकामात पर जो अहम शाहरा हैं वहाँ पर सीवरेज का पानी और जो बारिश का पानी उससे निकालने के लिए फौरी तौर पर पहुँचा दिए जाते थे। लेकिन ताहाल जो है वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से भी कोई इस तरह के इक़दाम नज़र नहीं आए। ठीक है, शुक्रिया। आरिफ साथ मौजूद थे और सरदार सरफराज चीफ मेट्रोलॉजिस्ट साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। ये बात हम कराची की कर रहे हैं, 14 तारीख कहा जा रहा है, और उसके बाद 2-4 दिन ऐसे हैं जिससे मुताल्लिक कहा जा रहा है कि मामला ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। वो चाहे कराची हो, हमारी साहिली पट्टी हो, या थरपारकर, मीरपुर खास, ठट्ठा, बदीन, या वो इलाके जो कि ज़ाहिर करीब हैं वो शहर, तो उससे मुताल्लिक इंतज़ामिया को ज़्यादा मुतहरिक होने की ज़रूरत है। अच्छा, इंतज़ामिया को तो मुतहरिक होने की ज़रूरत है। ये चीज़ें तो हम पूछ रहे थे, क्या नोयत होगी इसकी, इससे भी आगाह करिए कि शहरियों को भी साथ में अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको सीरियस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वाकई सीरियस नहीं लिया जाता। अमूमन जब भी इस तरह का कोई भी खदशा पेश आता है, हमें दिखाई दिया जाता है या बताया जाता है, तो लोग अमूमन उस साहिल समंदर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और उन चीज़ों से बाज नहीं आते। तो पुलिस या इंतज़ामिया एक हद तक रोक सकती है। आपको अपनी जान की हिफाजत करना, आप पर भी फर्ज आपको खुद करनी चाहिए। बिल्कुल। चलें, ये तो बात हमने कराची की है, लेकिन चूंकि पूरे मुल्क के मौसम की बात करना बड़ा अहम है, तो सभी बाकी शहरों का मौसम कैसा है अभी बताते हैं जी आपको। बाकी शहरों का मौसम कैसा है जनाब? सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में जनाब कम से कम जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 41 डिग्री सेंटीग्रेड है और सूरज है यहाँ पर। और लाहौर में कम से कम 30 और ज़्यादा से ज़्यादा 43 डिग्री सेंटीग्रेड है और कराची में कम से कम 29 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। पेशावर में कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 42 डिग्री सेंटीग्रेड है और कोयटा में कम से कम 19 और ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। हर तरफ सूरज ही है, तकरीबन ऐसा ही है और कहीं पर भी हमें बादल उस तरह से नज़र नहीं आए। लेकिन हाँ, यू नेवर नो, वैसे इस्लामाबाद के मौसम का भी कुछ पता नहीं होता, अक्सर कोयटा के मौसम का भी अक्सर कुछ पता नहीं होता कब क्या हो जाए, तो एहतियात भी ज़रूरी है, लेकिन गर्मी का जोर टूटना भी बहुत ज़रूरी है। और ये देखना, कोई भी शहर हो, किसी एक तरफ बारिश हो रही होती, दूसरे वाले कहते हैं हमारे यहाँ बादल, चक्कर ही कोई नहीं है। चलें जी, बढ़ते हैं आगे और जरा बात करते हैं मुकाबले के इम्तिहान की। अच्छा। CSS की जी। इस बार इस मुकाबले के इम्तिहान में जो नतीजा आया है उसने खासा परेशान कर दिया कि लेस देन 2%,
लेस देन 2% जो कैंडिडेट्स हैं वो लोगों ने पढ़ना कम कर दिया लाइक और ज़हीन लोग, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ बड़े स्टैंडर्ड से ना, आप स्टैंडर्ड को जब से वैसे खबर पे जाए, मैंने कहा थोड़े से अपने दिल का हाल बयान प्लीज शेयर करें। अक्सर लोग कहते हैं ना, जब हमने ये शख्स इंटेलेक्चुअल है तो हमने उसके पैरामीटर सेट किए हुए होते हैं। जनाब अगर आपने CSS किया हुआ है तो तभी आप इंटेलेक्चुअल हैं, अदरवाइज आप बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको अंग्रेजी आती है तो तभी आप इंटेलेक्चुअल हैं, अदरवाइज आप बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत सारे लोग कॉम्प्लेक्स पे भी जाते हैं। हम CSS को CSS की तरह नहीं लेते कि इट्स जस्ट नॉर्मल एग्जाम, नहीं हुआ तो आपके लिए अल्लाह ने कोई और मकाम रखा होगा। बिल्कुल। बट अब आप खबर सुना CSS की बात हम लेस देन 2% जो कैंडिडेट्स हैं वो कामयाब हुए हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो 2022 के तहरीरी इम्तिहानात हैं, इसमें 20,262 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया और सिर्फ 393 उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हुए हैं। अब जब हम ख़वातीन और मर्दों की बात करें, 223 मर्द हैं इसमें शामिल और 151 ख़वातीन इसमें शामिल हैं। और इस इम्तिहान में जो कामयाबी इसकी शरह 1.85% रही है। तो जनाब CSS फाइन, इट्स ओके, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। वो जो लोग जिनके 3 अटेम्प्ट्स होते हैं, जो एक दफा दिया कोई बात ही नहीं, और अगर नहीं भी हुआ, जो 3rd अटेम्प्ट भी थी, तब भी हो सकता है आपके लिए और कोई अल्लाह ने कुछ बेहतर सोचा, तो परेशान आपने नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं। चलिए जी इंडोनेशिया लेकर चलते हैं, जहां से खबर यह है कि इंडोनेशिया से ताल्लुक रखने वाली एक नाबीना बाहिजाब लड़की हैं। एक प्रोग्राम था अमेरिका गॉट टैलेंट, यहाँ पर अपनी कारकर्दगी से सबको हैरान कर दिया है। आवाज़ का ऐसा जादू जगाया है कि सुनने वाले देखने वाले रो पड़े। आपको सुनवाते हैं जी। चलें जी। और गोल्डन बजर भी बजाया गया जनाब। ये क्या जबरदस्त इन्होंने गुनगुनाया कि आप देखें कि मेज़बान और जज सब जो हैं उन्होंने बड़ा इनकी तारीफ की। जज साइमन कोवल और इसके साथ जो बाकी उनकी टीम थी वो अपने कुर्सी से उठ के। अगर एक चीज़ से अगर आप महरूम होते हैं तो दूसरी चीज़ अल्लाह ने आपको दी होती है, जिसको एक्सप्लोर करना और आगे लेके जाना, ये फिर आपके ऊपर होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ही टैलेंटेड। अच्छा जी, मेसी की जरा बात करते हैं। प्रोटोकॉल के आदि, हर तरफ लोग, सिक्योरिटी, सुना सर एयरपोर्ट पर रोका गया जी, रोका गया उनको वो उम्मीद नहीं रख रहे थे रोक दिया जाएगा। बीजिंग एयरपोर्ट पर मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। सिक्योरिटी एहलकारों ने कहा भाईजान जरा पासपोर्ट अपना चेक कराएं ना, पासपोर्ट के कुछ मसाइल थे वहाँ पर। अच्छा जी। और 40 मिनट तक उनको रोके रखा, बाहर जाने नहीं दिया। 40 मिनट तक मेसी को रोका जी गया। हाँ, ये 15 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो होने वाला एक दोस्ताना मैच है, इसके लिए अपने साथी खिलाड़ी के हमरा एक निजी तैयारी के जरिए वहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन सिक्योरिटी अमले और मेसी के दरमियान जो सालिसी की कोशिश है वो भी उनके कोशिश की गई, लेकिन नाकाम रही ऑब्वियसली। तभी तो 40 मिनट तक बेकार साबित हुई। तो चलें, ये खबर थी, हमने कहा आपसे शेयर करें कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ भी ऐसा हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। अक्सर शाहरुख खान भी बताते हैं अपनी स्टोरीज में कि कैसे उनको एयरपोर्ट पर रोका जाता है। बिल्कुल ऐसे किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, तो परेशान नहीं होना। जो अगली खबर हमारे पास है वो सुन के आप ये ज़रूर सोचेंगे कि जो किसी से बिछड़ा है कभी, वो ज़रूर ऐसे मिल जाए कभी ना कभी। 1947 बिछड़ने वाले दो ख़ानदान, करतारपुर में हुई है इनकी मुलाकात। सियालकोट के मुश्ताक अहमद हैं, अपने कज़न्स प्रताप सिंह और गुरमीत कौर से इनकी मुलाकात हुई है और क्या जज्बाती मनाजिर थे, आपको स्क्रीन पर हम इस वक्त दिखा भी रहे हैं। तो मुलाकातों का ये सिलसिला ये करतारपुर आज़ारी ने आसान कर दिया, खोल दिया, वो राहें हमवार कर दी जो बिछड़े थे 1947 में। आज हम देखते हैं जब से करतारपुर आज़ारी हमारी खुली है उसके बाद ख़ानदानों के मिलने का सिलसिला जो है वो जारी है। अब हमें बढ़ना है एक ब्रेक की तरफ, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात करते हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, जिन्होंने अभी नई पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया है, आज प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। आप अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? डॉक्टर साहिबा से दोबारा रब्ता बहाल करते हैं और हम जानना चाह रहे हैं उनसे कि जब नई पार्टी ज्वाइन की है अब क्या होगा। आप साथ मौजूद हैं? जी जी
ठीक, आपका बहुत शुक्रिया वक्त दिया। सबसे पहले आप बताएं कि जहांगीर तरीन साहब के पास ऐसी कौन सी मक़नतीसी क़ुव्वत है, ऐसी किस चीज़ ने मुतासर किया है आपको कि आप हमें बहुत से इलेक्टेबल्स इस पार्टी में आते नजर आए हैं, हुआ क्या एक्चुअली? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हुआ है वो 9 मई को हुआ है, और जो हुआ है वो पाकिस्तान के मुखालिफ एक ऐसा खौफनाक और अलमनाक सान्या हुआ है, और जिसको मैं समझती हूँ कि यौम आज़ादी से लेके जो 75-76 साल का जो हमारा सफ़र था उसमें सबसे बड़ा डिजास्टर हुआ है। और हमारे जो प्यारी पार्टी PTI जो है उसके चेयरमैन साहब ने जिस तरह का एक ओवरऑल पूरे कह लें कि दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान मुखालफीन में एक कंसिस्टेंट बयानिया दिया है, वो बयानिया जो है वो पाकिस्तान को कमजोर करने का बायस बना। ठीक है, और वो पाकिस्तान को उस पोलराइजेशन का शिकार कर दिया है। अब जब आगे बढ़ना है, पाकिस्तान में आगे बढ़ना है, उन उम्मीदों को, उस होप्स को हमने टूटने नहीं देना, और वो रिफॉर्म्स, वो तमाम नए पाकिस्तान के साथ जुड़ी जो उम्मीदें थी, जो नौजवान और हम समेत सब वो लोग जिन्होंने PTI को ज्वाइन किया था, उनकी वो सारी उम्मीदें टूटी हैं। वो देखा है हमने कि सिर्फ ये है बेटे कि जिसने खान साहब के साथ काम किया है उन्होंने तो लत गया जे चाह, ते जिन्होंने अजे नहीं किया उन्होंने चाह चढ़िया है, तो उन्होंने भी जल्दी लत जाएगा, क्योंकि जो उनके करीब रहा है, जिसने उन्हें करीब से देखा है, जिसने उनको ओवरऑल एज अ पर्सन, एज अ लीडर, एज अ ओवरऑल नेशनल हीरो, और उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी अच्छा आपा वो तो सारी बातें अपनी जगह जाहिर है। जिसने देखा उसको समझ आ गई है कि जो अनट्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है या अनट्रेन्ड टीम होती है, वो मोटरसाइकिल चलाने वाले को जहाज दे देंगे तो क्राइसिस होगा, वो जहाज क्रैश करेगा, वो अपनी जान भी लेगा, दूसरों की जानें भी जाएंगी। तो यही हुआ PTI के साथ। ठीक है आपा, ये बातें आप पहले भी जाहिर है, आपने इससे पहले भी आप रमजान में हमारे शो पे आई थी, तो ये 9 मई के वाक़े से पहले ही आपने कुछ जिक्र कर दिया था कि आपके इख्तलाफात भी हैं, और जाहिर है आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें जब चेंज हुई हैं PTI के अंदर तो आप उससे जो है आप वैसे ही डिस्टेंट हो चुकी थी। लेकिन आपका सवाल अभी भी वही है कि कोई और पार्टी क्यों नहीं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ही क्यों, आखिर पार्टी जहांगीर तरीन ही क्यों? किसी ने राब्ता किया था, कॉल की थी, या क्या मंशूर क्या है पार्टी का? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस चीज के अंदर क्लैरिटी ले आए कि जहांगीर तरीन इज नॉट एज एन इंडिविजुअल। जहांगीर तरीन जो है वो एक पूरी आपकी जो आइडियोलॉजी, फिलॉसफी है इस वक्त जो पाकिस्तान को जिसकी जरूरत है, उसका रुआ है। वो कैसे है कि आप देखेंगे कि जो बुत आपको PTI के अंदर नजर आ रहा है, उसकी रूह जो है वो जहांगीर तरीन था। लेकिन उस बुत को तराशने में और उसके अंदर अब ये एक सवाल इसी में मैं जरूर करना चाहूंगा, जहांगीर तरीन साहब तो नाअहल हैं, एक शख्स नाअहल है, पार्टी को लीड कर रहा है, आप एज एन इलेक्टेबल उस पार्टी में जा रहे हैं, सवाल उठता है कि एक नाअहल शख्स की पार्टी में क्यों? असल बात यह है कि यही चीज को हमने पाकिस्तान से एलिमिनेट करना है, इसी सोच को हमने कत्ल करना है, इसी जाती मफाद का हमने खात्मा करना है कि हमारी सियासत जो है वो जात से शुरू होकर जात पे खत्म हो जाती है। हमारी सियासत काज की तरफ नहीं जाती है। तो ये वो सोच है कि हम जात के साथ जुड़े हुए हैं, हम बुतों की परस्तिश चुके या बड़े सगीर में होती रही, तो हम शख्सियात परस्ती में लगे रहते हैं। हम ये नहीं देख रहे कि एक शख्स जो है जिसको पता है कि वो असेंबली में नहीं जा रहा, उसके बावजूद वो पाकिस्तान की काज के साथ, नेशनल इंटरेस्ट, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है, और वो कहता है कि मैं इस मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिशों के आगे चट्टान बन के खड़ा होऊंगा। मेरा जाती मफाद जो है वो कानून और आइन तय करेगा, अदालतें तय करेंगी कि मुझे उस सिस्टम के अंदर आने का, पार्लियामेंट के अंदर
बैठने का इस्तेकाक और हक हासिल होगा या नहीं। लेकिन जो सियासत है उसमें कोई पाबंदी नहीं है। किसी जमात का अहदेदार होना और अहदेदार होना एक अलग बात है, सियासत में होना एक अलग बात है। ये बात ठीक हो गई आपा, ये पॉइंट आ गया। मैं एक सवाल और करना चाह रहा हूँ आपा, एक बात और, चूंकि ज़ाहिर है हम पीपल्स पार्टी की बात करें, हम नून लीग की बात करें, आपका एक सख्त मौक़िफ़ है उन जमातों के हवाले से। ऐसे में अगर नून लीग का मौक़िफ़ ये आता है, उनके रहनुमाओं की तरफ से कहा ये जाता है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उनके साथ अलाइंड है, बहुत सी जगह पे सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। अगर नून लीग का इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ ऐसा कोई मुआहिदा हो जाता है सीट एडजस्टमेंट का, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा? आप उसको सपोर्ट करेंगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें क्लैरिटी आप ले लें कि ना हम किसी जमात की बी टीम है, ना हम किसी जमात की स्टपनी है। ये एक इंडिपेंडेंट फोरम है, एक इंडिपेंडेंट जमात है, इंडिपेंडेंट मैनिफेस्टो के साथ हम इंटरनेशनल जो डेवलप डेमोक्रेसीज हैं उनका एनालिसिस करके देख यानी किसी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। वहाँ पे पार्टियां और उनकी पॉलिसीज मजबूत होती है, टीम वर्क होता है। इसी चीज को तो हमने देखे शिकस्त देनी है इस सोच को। एडजस्टमेंट नहीं होगी आपको, जो मैनिफेस्टो है वो आपका कहीं इम्प्लीमेंट नहीं होता। बजाय इसके कि जमात जो है इतनी मजबूत हो टीम वर्क से कि शख्सियात उसके ताबे हों। पाकिस्तान में ये रहा कि जमातें जो है वो शख्सियात के ताबे रही, तो हम शख्सियात को जमात के ताबे करना चाहते हैं। जमात, ये जमात इतनी मजबूत हो रही है कि आपको सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, सियासत के अंदर कोई चीज भी हरफे आखिर नहीं होती है, लेकिन यानी हो सकती है सीट एडजस्टमेंट। ठीक है, कौन सी ऐसी जमात है पाकिस्तान में जिस दिन वो मार्ज वजूद में आई तो 100 से ज्यादा इलेक्टेबल और टिकट होल्डर उस जमात का हिस्सा थे ज्वाइनिंग के ऊपर? कोई मिसाल मुझे दे दे। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग जो दूसरी जमातों के सताए हुए हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनके मुतासरीन हैं, वो नए प्लेटफॉर्म से नई जदोजहद करना चाहते हैं। वो नए अज़म के साथ अपने मुल्क की खिदमत और अपने हलकों के अंदर वो एहसास महरूमी जो पिछले 5 साल से उन हलकों के इलेक्टेबल्स और वो जो MNA MPs थे उनकी तौहीन होती रही और वो डिलीवर ना कर सके। अच्छा, और एक वन मैन शो ने सारे स्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क कर दिया। तो इस वक्त जरूरत थी कि एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस के साथ जो अदम इस्तेकाम का शिकार पाकिस्तान है, मुआशी महाज पे, आपके सियासी महाज पे और मुआशरती महाज पे, जिस तरह की समाजी फोरम पे पोलराइजेशन है, उसको खत्म किया जाए। यूनाइटेड पाकिस्तान। अच्छा, आपा ये भी आपसे पूछना चाहेंगे, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि पार्टी में अभी आपको क्या ओहदा दिया जा रहा है? सेक्रेटरी इत्तलात का ओहदा आपको दिया जा रहा है? देखिए, ये तो पार्टी की सारी कोर कमेटी और हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला करना है। मैं तो उसमें खुद से ना किसी ओहदे की उम्मीदवार हूँ और ना मैं किसी ओहदे के लिए इस जमात में आई हूँ। मेरी जो पाकिस्तान के साथ जुड़ी एक तरक्की, खुशहाली और तमीर का सफर है पाकिस्तान का और मेरे हलके का, मैंने उसको आगे लेके चलना है और वो मेरी काज ज्यादा सुप्रीम है, मेरी जात से ज्यादा। बिल्कुल, और मेरी जात को कोई चीज नहीं चाहिए। और आप एक बात जो ज़ाहिर है, देखिए आप अपनी जात के लिए नहीं कर रही, आपने कहा हल्के के लिए कर रही हैं। तो आप जब आपका ये फैसला सामने आया, आप ज़ाहिर हल्के में बहुत एक्टिव हैं, हमने खुद भी देखा है, वहाँ लोग बहुत प्यार भी करते हैं आपको। जिस वक्त आपने कहा कि आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर रही हैं, हल्के वालों का रिस्पॉन्स क्या था? देखिए, उसमें मिला जुला रिस्पॉन्स है। एक है आपकी यूथ जिसकी ज़हन साजी करके ज़मान पाक में और बनी गाला में फैक्ट्री लगा के उनको आलूदा किया गया, उनको जहरीले प्रोपेगेंडा, और उसमें हम भी किसी तरह मुजरम है, क्योंकि उस फैक्ट्री को चलाने में कुछ रोल मेरा भी रहा कि मैंने डाकू चोर का जो इमरान खान का बयानिया था उसको आगे बढ़ाया और एक मसीहा और एक सादक और अमीन का रूप जो है उसको दे के तो लोगों को गुमराह भी किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको वापस रास्ते पे लाने में इंशाल्लाह थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन जो हकायक जो अनफोल्ड होते जाएंगे और लोगों को असली चेहरा उनका नजर आना शुरू हो जाएगा और सादक अमीन के साथ जुड़ी जितनी भी स्टोरीज हैं करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस की, वो बेनकाब होती जाएंगी, तो लोगों को समझ आ जाएगी कि उनको किस तरह से
इस पूरे एक इंजीनियरिंग करके, मैनिपुलेशन करके, मैनोवर करके उस एक शख्सियत के शहर में कैद किया गया। तो फिर वो सही रास्ते पर आ जाएंगे। आप बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। कौन बनेगा कराची का कप्तान? कराची के मेयर का इंतखाबात 15 जून को जनाब मैदान सजना है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब साहब और जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान आमने सामने होंगे बल्दिया उज़्मा कराची। ऐवान में पीपल्स पार्टी के पास 155 नशिस्तें हैं, सर फहरिस्त है, जबकि जमात इस्लामी के पास 130 नशिस्तें हैं। 367 अरकान पर मुश्तमिल ये ऐवान, और किसी भी सियासी जमात को अपना मेयर लाने के लिए 184 वोट दरकार हैं। कोई भी सियासी जमात तनहा अपना मेयर मुंतखब नहीं करा सकती, पोजीशन ऐसी है नहीं। लेकिन जमात इस्लामी कहती है कि पीटीआई उनके साथ है, और पीपल्स पार्टी कहती है कि नून लीग और जेयूआई की हिमायत उनको हासिल है, जिसकी वजह से मुकाबले में अब सनसनी आ चुकी है। कौन बनेगा कराची का कप्तान, इस पर बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब साथ मौजूद हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हम न्यूज़ को जानना चाहते हैं दावा किस बुनियाद पर है, चूंकि जमात इस्लामी कहते हैं पीटीआई की नशिस्तें उनके साथ हैं, पीटीआई वाले उनके साथ हैं, तो उनकी नशिस्तें ऊपर चली गई हैं। आप लोगों के बयानात, दावे बताते हैं कि गेम आपके हाथ में है, असल में मामला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, इखलाकी तौर पर अददी लिहाज से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है केएमसी में, और इसी वजह से हम चाहते हैं कि मेयर हमारा हो, और जो दूसरे नंबर पे हैं वो जमात इस्लामी है, जिनके 80 के करीब ऐसे जो जनरल सीट्स थी। अब जो ये मवाजना किया जाता है कि जी जमात इस्लामी के पास और पीटीआई का जब साथ होता है कि 193 का नंबर बनता है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, NJUIF और एक का जो और अरकान है तो वो कोई 173, 174 बनते हैं, तो ये कोई 20 का फर्क है। जो भी जिसको भी ज्यादा वोट मिलेंगे वो मेयर होगा, और अगर हाफिज साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, अगर वो मिल जाती है मेजॉरिटी, वो मेयर बनते हैं, उनको वेलकम करेंगे, फुल सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये जो हालात हैं जिसमें आपने देखा कि जो 9 मई के बाद जो हालात हुए, और जिस तरह पीटीआई के चीफ मिनिस्टर तक, गवर्नर, उनके वफाकी वज़रा, दीगर बहुत सारे सीनियर रहनुमा उनसे लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं। इसी तरह जो यूसी चेयरमैन है यहाँ के, उन्होंने सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे आके कहा कि हम इनके किसी फैसले को नहीं मानते। तो ये इस वजह से हमें ये उम्मीद है कि मे बी वो अपना फैसला करें, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ना हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, ना हम जमात इस्लामी को वोट देंगे। तो ये एक सिलसिला है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये हो जाते हैं और इनको ज्यादा वोट मिलते हैं तो हम इनको वेलकम करेंगे, उनको फुल सपोर्ट भी की जाएगी हर लिहाज से। लेकिन सर नासिर साहब, वहीं पर सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन में तमाम मुंतखब नुमाइंदों की उन्होंने कहा है कि उनकी शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा, लेकिन वहीं पर पीटीआई के बहुत सारे रहनुमा ज़ेरे हिरासत भी हैं, तो किस तरह से यकीनी बनाया जाएगा, किस तरह से वोट उनका ऐड होगा? जो ज़ेरे हिरासत है इसको इंश्योर किया जाएगा, ये हमारा फर्ज है कि हम उनको वहाँ पे पहुँचाएं। ठीक है, खुद इधर उधर है, उनको तो जाहिर है नहीं पहुंचा सकते, लेकिन किसी को रोका भी नहीं जाएगा और किसी को कोई रुकावट और कोई किसी के ऊपर। और ऐसे में शाह साहब क्या ऐसी इत्तलात भी हैं कि कुछ तहरीक इंसाफ के अरकान भी आप लोगों के साथ हैं, वोट आपको देंगे, आपके कैंडिडेट को? ऐसा कोई इत्तला नहीं, हमारे लोगों ने राब्ता किया है, लेकिन उन्होंने हमें मना कर दिया। अच्छा, और इस प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं बनेंगे। ठीक है। और अगर सर जो गैर मुंतखब नुमाइंदे की हम बात करते हैं, जिस पे जमात इस्लामी कहते हैं वो अदालत से रुजू करेगी, उस पर क्या स्ट्रेटजी है पीपल्स पार्टी की? देखिए, जमात इस्लामी का अपना भी ये था कि ये लाई जाए जो अमेंडमेंट है। दूसरा ये भी मैं आपको अर्ज करूं कि जब असेंबली में ये अमेंडमेंट पास की गई तो यूनानिमसली इसको पास किया गया, वहाँ पे जमात इस्लामी के MP साहब मौजूद थे। ठीक है। और सर ये चलेंगे तो इंतखाबात की बात होगी, 15 जून ज़ाहिर चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि होता है क्या। अब थोड़ा सा हम ज़रूर जानना चाह रहे हैं कराची के मुतालिक, चूँकि ज़ाहिर आप उस पर गहरी निगाह भी रखे हुए हैं। सर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब हम बात करते हैं तो सबकी ये कोशिश है कि जो बाइपर जॉय इस वक्त है, जो कि कराची से टकराना है, साली पट्टी से टकराना है, उस पर हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हम सब बात भी कर रहे थे सर, तो ये कहा गया कि पुलिस रोक तो रही है लोगों को कि साली पट्टी पर ना जाए, यानी CVU पर ना जाए, पर लोग पहुँच रहे हैं। बट उसके अलावा जो काम होना है, जिसमें बिल बोर्ड्स को हटाया जाना है, जिसमें हमने नशेबी इलाकों को ज़ेरे आब आने
से बचाना है, जिसमें हमने सक्शन पंप वहां पहुंचाना है, जिसमें हमने वो दरख्त कटवाने हैं जो कि गिर सकते हैं, जो मशीनरी एक्टिव करनी है, उस पर सर क्या हो रहा है? देखिए, कराची में तो ये अहकाम दे दिए गए, आपने मीडिया पे देखा होगा। इस वक्त भी हम हेलीकॉप्टर में सर्वे कर रहे हैं कराची और जितने भी हमारे साहिली पट्टी है कराची के साथ साथ छठा, सिजावर, बदर और जो लोगों को वहाँ पे मुश्किलात है उसी को देखने के लिए। ठीक है शाह साहब, इस वक्त भी आप हेलीकॉप्टर में हैं और आप जरा उसी के हवाले से इस वक्त एक्टिव नजर भी आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे। आपने जो कि जरा हेली में है, आप इस वक्त जा रहे हैं, आपने ठट्टा की तरफ जाना है। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ हम लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब जरा बात करते हैं हम इब्ने बतूता की, मॉडर्न दौर के इब्ने बतूता की बात करें। लेकिन इब्ने बतूता जब लफ्ज आता है, उनका नाम आता है, आपको क्या याद आता है सबीन? मुझे तो कुछ याद नहीं आता, मुझे बता दे इब्ने बतूता कौन है। अच्छा, इब्ने बतूता वाकई नहीं पता। जरा इब्ने बतूता को इंट्रोड्यूस कराए, फिर मॉडर्न दौर की बात करेंगे। प्री मॉडर्न दौर के एक्सप्लोरर हैं, ट्रैवलर हैं इब्ने बतूता। अच्छा। एक शेर बड़ा प्यारा उनसे मंसूब किया जाता है कि आया हूँ बड़ी दूर से घिसता हुआ जूता, मैं इब्ने बतूता, अरे मैं इब्ने बतूता। वाह भाई वाह, क्या बात है। तो ये तो हो गए प्री मॉडर्न दौर के इब्ने बतूता। मतलब कि घिसता हुआ जूता, बहुत दूर से, तो ट्रैवलर, घूमना फिरना, मुल्कों की सैर करना। तो जनाब, जब हम आज के दौर के इब्ने बतूता की बात करते हैं तो वो है अमेरिका में मुकीम। अच्छा। पाकिस्तानी है, खालिद रहमत इनका नाम है, खबरों की जीनत बने हुए, चूंकि अब वो जब जापान पहुंचे तो उन्होंने सेंचुरी की है, यानी 100 कंट्रीज का विजिट उन्होंने मुकम्मल किया है। तो एजाजत में नाम उन्होंने किया। कितना जबरदस्त उनका सफर रहा होगा, क्या जबरदस्त एक्सपीरियंस है। जिंदगी जिए तो कोई ऐसे जी। हम तो कहते हैं अभी हम जरा कमा लेते हैं, पैसे जोड़ लेंगे, बाद में घूमे फिरेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, बुढ़ापे में, मतलब 40s तक हम ये पैसे जमा करते हैं और 40s के बाद हम सब घूमेंगे जाके। हम साथ घूमेंगे। 40s में हिम्मत ही नहीं रहती। वो तो कहते हैं बूढ़े हो गए। लेकिन अल्लाह ने इनको हिम्मत दी है जी, वो घूम फिरे। देखिए, यूरोप हो, मशरिक वस्ता हो, शुमाली जनूबी अमेरिका हो, कई ममालिक ऐसे हैं वो घूम चुके हैं, जिस हमने कहा जी सेंचुरी उनकी मुकम्मल हुई है। अब और किस मुल्क में जाने का इरादा है, एक तो ये हमने उनसे पूछना है, और जैसे कहाँ जाने में दिक्कत हुई, कहाँ का खाना बहुत पसंद आया, कहाँ का एक्सपीरियंस है जो अब तक याद रहा उनको। तो आज के दौर के इब्ने बतूता यानी हम बात कर रहे हैं खालिद अहमद साहब की, साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर, सबसे पहले जानना चाहते हैं आप नॉर्मली करते क्या हैं, आपकी रूटीन क्या होती है, और ये जो मुल्कों घूमने का आपका एक एक्सपीरियंस है, ये शौक है, ये क्या है? मैं न्यूयॉर्क में मुकीम हूँ जी, मैं पेशे के लिहाज से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अच्छा। ये शौक तो आई गेस इट्स वंडरलस जीन जो पैदाइशी आपके साथ होती है। स्कूल के ज़माने में जब हम गुजरात में पढ़ते थे, उस वक्त से लेकर अब तक जब आप घूमते रहते हैं गुजरात से, कभी हम खारियाँ चले गए, कभी लाला मुसा चले गए, कभी वजीराबाद चले गए, तो वो जीन तो ऑलवेज थी अपने अंदर कि दूर जाओ, एक्सप्लोर करो, दुनिया देखो। तो जब न्यूयॉर्क आए तो कुछ अरसे के बाद जब फाइनेंशियल हालत ठीक हुए तो फिर से वो शुरू कर दिया। तो बस वो चलेगा भी इंशाल्लाह जिंदगी भर। अभी चलेगा। अभी देखें जापान तक पहुंचे और 100 ममालिक हो गई, ये आगे कहां तक जाना है, प्लान क्या है? टोटल यूएन के मेंबर कंट्रीज है 195। प्लान तो यही है कि सारे के सारे देखे जाएं। ठीक है, प्लान ये कि सारे के सारे देखे जाएं जी, सारे के सारे देखे जाएं, और अभी कोशिश इनकी यही है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, किस मुल्क में आप 100 ममालिक हैं, हम ये भी नहीं पूछ सकते किस मुल्क में आपने सफर किया, लेकिन ये जरूर पूछ सकते हैं कि कहां पर जाकर सबसे अच्छा लगा, फेवरेट जगह। जो लास्ट कंट्री मैंने विजिट किया जापान, मुझे सबसे खूबसूरत ये लगा, सबसे ऑनेस्ट ये लगा, सबसे डिसेंट ये लगा, सबसे सिविलाइज्ड ये लगा। और सबसे खूबसूरत कौन सा लगा? खूबसूरत तो बहुत है, मुझे इस्तांबुल बड़ा खूबसूरत लगा, मुझे अर्जेंटीना बड़ा खूबसूरत लगा, क्रोएशिया बड़ा खूबसूरत लगा, रोम, पेरिस, लंदन, ये तो बहुत लंबी लिस्ट है खूबसूरती की। और कल्चर के हिसाब से कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा आपको मुनफरिद लगा कि ये कल्चर है? हाँ, रिच कल्चर। ये मैं जब उज़्बेकिस्तान गया, मैं ताशकंद और समरकंद, बुखारा, उस एरिया में मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा मेहमान नवाज और बड़े अच्छे वो लोग लगे। उज़्बेक लोग मुझे बहुत अच्छे लगे।
ओके और खाने पीने के हवाले से जरूर बताएं, कहाँ पर जाकर खाना पीना बहुत एंजॉय किया और कहाँ पर जाकर ढूंढते ही रह गए कि मैं क्या खाऊं? कहाँ पर वेट गेन किया और कहाँ पर वेट लूज किया? मैंने तकरीबन दुनिया की टॉप 50 डिशेस में से 39 ट्राई कर ली हैं सो फार माशाल्लाह। लेकिन मेरे फेवरेट्स में नंबर 1 पे तो टर्किश खाना आता है। ओके उसके बाद मैक्सिकन खाना आता है। मैक्सिकन खाना खा के आप वेट लूज करते हो। ओके टर्किश खाना खा के आप वेट गेन करते हो। राइट। अच्छा, तो टेस्ट के हिसाब से टर्किश खाना मेरे लिए नंबर 1 है। ठीक है, और किस मुल्क में जाके ढूंढते ही रह गए कि मैं क्या खाऊं? जापान में जाके, वहाँ खाने पीने का बहुत मसला पैदा होता है, वहाँ पे हलाल खाने का बहुत मसला पैदा हुआ। बिल्कुल, ये इशू होता है। तो फिर वो थोड़ा सा इशू आया हमें। और सबसे महंगा मुल्क कौन सा रहा जहां पे बहुत पैसे लग गए? हवाई। सबसे हवाई। दुनिया में सबसे महंगी जगह मुझे हवाई लगी। हनोलुलु हवाई पे जाएं, वहाँ पे तो हर चीज महंगी है। वैसे वहां पे कितने दिन आप गए और उन दिनों में कितने पैसे आपके लगे, अगर कैलकुलेट किए हुए आपने? और दूसरा ये भी साथ, जितने मुल्क अब तक आपने घूमे फिरे, कोई कैलकुलेट किया कितने पैसे लगे? कैलकुलेशन नहीं रखी? नहीं, टोटल तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, बिकॉज इट हैपेंड ओवर टाइम। ये तो कोई एक दिन में तो हुआ नहीं। बिल्कुल, मुझे 15-16 साल लग गए। 15-16 साल। लेकिन तो जो हवाई में तो हवाई में आपको सबसे महंगा लगा। ठीक है। हाँ, वहाँ 2 वीक में हमारे $11,000 पर पर्सन लगे थे। $11,000 पर पर्सन लगे थे, वो सबसे महंगा आपका रहा। अब ये जापान के बाद नेक्स्ट सो फार सबसे महंगा रहा है। अब जापान के बाद अगली डेस्टिनी क्या है? नेक्स्ट हम नॉर्वे जा रहे हैं जुलाई 28 को 2 वीक के लिए। वो नॉर्वियन फ्यूर्ड्स बड़े अच्छे हैं। वहाँ पे जो मिडनाइट सन है, वो जो समर है, उसको जरा एक्सप्लोर करेंगे, नॉर्वियन फूड को देखेंगे। तो 2 वीक के लिए नॉर्वे जुलाई। आपने कहा हम जा रहे हैं। हाँ, आपका ट्रैवल पार्टनर? हाँ, मैं और मेरी बेगम, मैं और मेरी वाइफ भी मेरे साथ होगी इस ट्रिप में। तो हम दोनों जा रहे हैं। अच्छा, इस ट्रिप में साथ होंगी। ये बाकी ट्रिप का बताएं ना, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये होता है ना, हमने कहीं जाना, या अम्मी कहते हैं आप पुत्र किथे, या बेगम कहती है किधर, या मोस्टली तो हम इकट्ठे होते हैं, लेकिन समटाइम्स ये है कि उसको जॉब से ऑफ नहीं मिला, मुझे ऑफ मिला, तो फिर मेरे फ्रेंड्स हैं जो फेलो ट्रैवलर्स हैं, हम उनके साथ मिलके फिर कोई ना कोई ट्रिप अरेंज कर लेते हैं। जबरदस्त। तो खालिद साहब कैसे डिसाइड करते हैं कि अब इस मुल्क जाना है? क्या आप पहले उसको एक्सप्लोर करते हैं या फिर ऑलरेडी प्लान बनाया होता है कि इस साल मैंने इन मुल्कों में इस सीक्वेंस के साथ जाना है, या जब दिल करता है तब बस चले जाते हैं? समटाइम्स तो ये स्पर ऑफ द मोमेंट है, उठो बस मूड आ गया, चलो जी जापान चलते हैं, तो टिकट पकड़ी और चले गए। यहाँ पे तो आसान है, यूएस पासपोर्ट पे ट्रैवल करना वैसे भी आसान है। 170 कंट्रीज में तो हम वैसे ही जा सकते हैं बगैर किसी वीजे के। और सम टाइम बैठ के प्लान भी होता है कि अभी अफ्रीका के ये कंट्री रह गए हैं या साउथ अमेरिका के ये कंट्री रह गए हैं, क्योंकि इवेंचुअली इरादा ये है कि सब करने का। तो वन कोई भी कोई दोस्त कह देता है कि यहाँ चलते हैं, तो चलो वहाँ चलते हैं। अच्छा, वैसे बहुत सारे लोग जो हैं, शोएब आप भी शायद रिलेट कर सकते होंगे, हम पैसे नहीं जमा कर पा रहे होते कि हम कहीं पर जाएं, किसी एक मुल्क में भी अगर हमने सफर करना है, अच्छा भी कमा रहे हो तब भी हम वो सेविंग नहीं कर पाते कि अलग से ये पैसा डेडिकेट किया हुआ है, हमने रखा हुआ है कि ये हमने ट्रैवल करना है इन पैसों से। किस तरह से आप अपनी प्लानिंग करते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से होती है ट्रैवल के लिहाज से? कुछ टिप्स दें हमें। मैं पेशे के लिहाज से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो फाइनेंशियल प्लानिंग तो हिस्सा है। ये फाइनेंशियल प्लानिंग आज से शुरू तो नहीं की, ये तो जब मैं 20 साल का तब से शुरू की थी। ठीक है। तो ऑब्वियसली ओवर टाइम वो आप फाइनेंशियली सिक्योर हो गए, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर ली जिनसे पैसिव इनकम आनी शुरू हो गई, तो फिर वो फाइनेंस का इशू नहीं रह गया आप कि मुझे वेट करना है या उसके लिए सेव करना है। वो आप दैट्स नॉट ए इशू नो मोर। और किसी मुल्क में जब जाते हैं तो ये कैसे डिसाइड करते हैं, अच्छा इस मुल्क तो जा रहा हूँ पर कैपिटल के अलावा भी मुझे जाना है, मुझे जरा आसपास के शहर में भी जाना है जिसका हम ज्यादा सुनते नहीं है, वहां पर भी जाना है, वहां पर भी पहुंचना है, या कि वहीं तक जाते हैं जहाँ पे नॉर्मली पता होता है, अच्छा टर्की जाएंगे तो अंकारा, इस्तांबुल है या कैपाडोक्सिया, तो इस तरह के सिटीज ही होते हैं सिर्फ? बेसिकली आजकल तो बहुत आसान हो गया, आप यूट्यूब पे जाएं, बेशुमार लोग जिन्होंने ट्रैवल किया होता है उन्होंने ब्लॉग डाले होते हैं, हर चीज की रिसर्च वहां पे अवेलेबल है, आपको बुक्स अवेलेबल है, अब तो इतना इजी हो गया। फिर दूसरा हम आजकल थोड़ा सा क्योंकि थोड़े से फाइनेंशियल हालात ठीक है,
तो ऑर्गेनाइज ट्रैवल ग्रुप्स होते हैं, मुख्तलिफ कंपनी है यहाँ पे या यूके में, जैसे गेट वन ट्रैवल है, जाहिर है फिर आसानी भी हो जाती है ट्रैवल करने में। अच्छा, वैसे कोई ऐसा वाकया, कोई खतरनाक वाकया, कुछ जाहिर है चैलेंजेस भी होते हैं, आप डिफरेंट मुल्कों में जा रहे हैं, कोई ऐसा वाकया जो कि अभी तक याद है, कोई खतरनाक वाकया हम इसको कह सकते हैं, या कोई यादगार वाकया? हम 2-3 साल पहले गए थे, एक आइलैंड है इक्वाडोर का, गलापागोस आइलैंड। यहाँ पे चार्ल्स डार्विन ने जाके अपनी रिसर्च की थी, जब वो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के बारे में बुक्स वगैरह लिख रहे थे। तो वो जो हमारी छुट्टियां थी, वो हम छोटे शिप पे, सिर्फ 16 आदमी होते हैं, जो छोटे शिप पे आप एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड, दूसरे आइलैंड से तीसरे आइलैंड जाते हैं। तो स्नॉर्कलिंग उसका हिस्सा था, हम 2 दफा दिन में स्नॉर्कलिंग करते थे, एक दफा सुबह 10 बजे, 1 बजे, 2 बजे। तो एक स्नॉर्कल में इतना एकदम से वेदर चेंज हुआ और इतनी ज्यादा तेजी से पानी आया कि हमारे वो 3 साथियों को वो बहा के ले गया। और अनफॉर्चुनेटली उनमें तो 1-2 ऐसा भी था जो स्विमर भी नहीं थे, लेकिन जो हमारे साथ जो गाइड थे उन्होंने बड़ी हमारी मदद की। तो फिर वो लोगों को पकड़ के लाए, तो वो हर आदमी जिंदा बच गया। दैट वाज स्केरी, दैट वाज अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन जो डेवलप हो गई थी समुद्र में, लेकिन अल्लाह ने करम किया कि वो सब बच गए। बिल्कुल ठीक है। और आखिर में ज़रूर चाहेंगे सर आप शेयर कीजिएगा, वैसे तो दौर बदल चुका है, अब तो अगर कोई ट्रैवल कर रहा हो या कोई भी काम कर रहा हो तो वो वीडियो फॉर्म में से रिकॉर्ड करता है, लेकिन मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपका कोई इरादा इसकी रिकॉर्डिंग का, अगर आपने किया, उसे कंपाइल करने का या किताब लिखने का, कि सारे एक्सपीरियंसेस आप शेयर करें लोगों से, फिर लिख कर या बताकर? डेफिनेटली जी, मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन तरीका सीखने का ट्रैवल है। कोई यूनिवर्सिटी आपको वो ये सिखा सकती है जो ट्रैवल सिखाती है आपको। आप ज्योग्राफी को सीखते हैं, आप हिस्ट्री को सीखते हैं, आप कल्चर को, फ्लोरा को, फौना को। मैं जिस भी कंट्री में जाता हूँ वहाँ पे मैं नोट्स लिखता हूँ। हर रोज शाम को जब होटल के कमरे में या कहीं जाते हैं तो वो नोट है मेरे पास पड़े हुए, और मेरा इरादा है कि इवेंचुअली मैं अपने ट्रैवल पे और उन एक्सपीरियंस पे एक किताब लिखूंगा इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे, हमसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे। अब नाज़रीन की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। बच्चों को उनका हक दो, ये नारा आज हम सबको मिलकर लगाना चाहिए, क्योंकि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों पर जबरी मुशक्कत के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में करोड़ों बच्चे घरेलू हालात से मजबूर होकर चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। बच्चों को मुशक्कत से निजात दिलाकर मुआशरे का मुफीद शहरी बनाना हम सबका फ़र्ज़ है। और अगर हम पाकिस्तान के स्टैट्स की बात करें, 9.4 मिलियन किड्स ऑफ पाकिस्तान, जिसमें से 70% ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर के शोबे में मुशक्कत कर रहे हैं। इन सब बच्चों का हक क्या है? खेल कूद, तालीम, यानी आर्टिकल 3, आर्टिकल 11, आर्टिकल 25, इस सब का इतलाक होना चाहिए। और बच्चों को इस मुशक्कत से निकालना हम सब की बुनियादी ज़रूरत है, माशरे के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, आगे बढ़ने के लिए भी। मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।